तो कल हमने क्लास को एंड किया था थीटा एंड बी के बीच में रिलेशन पे। हमने टॉपिक लिया था रिलेशन बिटवीन बी एंड थीटा। बी जो था अपना वो संघट्ट प्राचल यानी कि इम्पैक्ट पैरामीटर था, एंड थीटा जो है वो स्केटरिंग एंगल था। अच्छा, एक चीज़ तो अगर आपने कल नोट की हो तो यहाँ पे अगर आपने इसको सोल्व किया हो तो ये 2 भी आएगा, है ना। तो ये 2 अपन मिस कर गए थे, तो 2 यहाँ आ जाएगा, ज़्यादा कोई डिफरेंस नहीं आ जाएगा। ये 2 इधर आएगा तो ये 2 यहाँ पे एक एक्स्ट्रा क्रिएट हो जाएगा, एक्स्ट्रा यहाँ पे टर्म और आ जाएगी। ठीक है, ये आप करेक्शन कर लेना अगर आपने लिखा है तो। अब देखिए नेक्स्ट अपन क्या कह रहे थे कि भाई थीटा एंड बी में रिलेशन क्या होगा, है ना। तो देखो सीधा सा अपन यहाँ पे एक इसको वापस थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं कि ये क्या चीज़ आई है अपने पास। तो ये है cot थीटा बाई 2 इज इक्वल टू समथिंग, इसको मैं कह दूँ अल्फ़ा, मे बी अल्फ़ा तो रहने देता है, बीटा और इसके साथ में बी। ये बीटा एक कांस्टेंट क्वांटिटी, एक बार के लिए हमने इसको कांस्टेंट मान लिया, mv² एंड 2kz² सब कांस्टेंट मान लिया। तो ये cot थीटा एंड बी का रिलेशन आ गया अपने पास में, सॉरी थीटा एंड बी का रिलेशन आ गया अपने पास में। इस रिलेशन से अपन क्या समझ सकते हैं? सबसे पहले तो मैथमेटिकली समझते हैं कि क्या होगा, फिर ज्योमेट्रिकली समझते हैं कि क्या होगा। तो मैथमेटिकली अगर अपन बात करें तो cot थीटा एंड इसमें क्या रिलेशन है वो अपन देखते हैं। तो अगर आप cot थीटा का ग्राफ आपको पता है तो वो कुछ इस तरह का ग्राफ होता है, देखिए ऐसा। ये यहाँ पे अनंत स्पर्शी बना देता है, टच नहीं करना है इसको। ये है 0, फिर यहाँ पे π/4, यहाँ पे π/2 एंड दिस इज पाई। अब देखो हमें θ/2 यहाँ पे गिवन है, तो मतलब θ/2 के अगर ये वैल्यूज है, दीज आर θ/2's वैल्यू, 2 का वैल्यू है, तो फिर थीटा का वैल्यू क्या होगा, π/2 यहाँ पे और पाई यहाँ पे, इस पॉइंट पे पाई और इस पॉइंट पे π/2। ये बात समझ में आ गई भाई, क्योंकि θ/2 है और हमें थीटा चाहिए, तो थीटा के वैल्यूज क्या है, पाई है और π/2 है। अच्छा, और ये cot θ/2 इज इक्वल टू बी, तो बी का वैल्यू कहाँ आएगा, बी का वैल्यू इस स्केल पे आएगा, इधर थीटा जाएगा इधर बी जाएगा। तो आप देखो जैसे जैसे बी का वैल्यू बढ़ेगा, या फिर इधर से चालू करते हैं अपन कि जब बी इज इक्वल टू 0 तब थीटा इज इक्वल टू पाई। इधर नहीं जा रहे अपन, इधर क्यों नहीं जा रहे, क्योंकि पाई से ज्यादा एंगल नहीं हो सकता स्केटरिंग का, है ना। तो अगर अपन थीटा बी इज इक्वल टू 0 ले रहे हैं, यहां मैं कह रहा हूं कि बी इज इक्वल टू अगर 0 है देन थीटा इज इक्वल टू पाई है। अभी इसको ज्योमेट्रिकली भी समझेंगे अपन, मैथमेटिकली बात कर रहे हैं। तो अब अगर अपन बात करें कि जैसे जैसे बी का वैल्यू बढ़ाएंगे अपन, वैसे वैसे थीटा का वैल्यू क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा। तो मैं अगर इसको इस तरह से लिख दूं, जो अपनी एक पारंपरिक तरीके से अपन इसको ऐसे ही लिखते हैं क्लास में कि b जब बढ़ता है तब थीटा जो है वो क्या होता है, कम हो जाता है ना। ये बात समझ में आ गई। अब अगर अपन इसको ज्योमेट्रिकली अपने एक्सपेरिमेंट पे ले जाके देखें, तो एक्सपेरिमेंट पे देखो किस तरह से इसको देखेंगे। मान लो यहाँ पे नाभिक है, यहाँ पे नाभिक है और ये इसका लाइन ऑफ, मैंने एक लाइन इसके पैरेलल बना, इसको इंक्लूड करते हुए बना दी। हमने जो केस लिया था वो ये लिया था इस तरह से कि ये बी है, ये केस लिया था, इसके लिए स्कैटरिंग एंगल था थीटा। अब देखो अगर मैं सबसे पहले b इज इक्वल टू 0, तो b इज इक्वल टू 0 यहाँ से अगर पार्टिकल को मैं, यहाँ से पार्टिकल अगर मैं लाऊंगा तो देखो एकदम इस पे आएगा, तो रिपल्शन हाईएस्ट होगा, तो ये वापस कैसा लौट जाएगा, वापस इसी दिशा में लौट जाएगा। तो इनिशियल ये है एंड फाइनल ये है, तो इन दोनों के बीच का एंगल कितना हो गया, 180 डिग्री इज इक्वल टू पाई हो गया अपने पास। ठीक है, अब जैसे जैसे b बढ़ता जाएगा, जैसे जैसे b बढ़ता जाएगा वैसे वैसे अपन क्या कह देंगे कि भाई थीटा जो है वो कम होता जाएगा। क्यों? क्योंकि रिपल्शन धीरे धीरे क्या होता चला जा रहा है, कम होता चला जा रहा है इन आगे जाते जाते। ठीक है, तो अब अपन आगे बात करते हैं कि नेक्स्ट अपना टॉपिक क्या रहेगा। तो अपना मेन टॉपिक अब आता है वो है रदरफोर्ड स्कैटरिंग फॉर्मूला, प्रकीर्णन सूत्र। बड़ा क्वेश्चन आता है इस टॉपिक पे कि रदरफोर्ड प्रकीर्णन सूत्र क्या है। तो सबसे पहले तो हमें हमारे एम के बारे में पता होना चाहिए कि हम करना क्या चाह रहे हैं। हम करना चाह रहे हैं एन थीटा निकालना चाह रहे हैं, फॉर्मूला जो है वो एन थीटा का है। एन थीटा क्या चीज़ है, पर यूनिट एरिया थीटा कोण से प्रकीर्णित अल्फा कणों की संख्या, कि हम ये देखना चाह रहे हैं पर यूनिट एरिया कितने अल्फा पार्टिकल्स ऐसे हैं जो थीटा एंगल पे रेडिएट होंगे, थीटा एंगल पे जाके वहाँ पे एक तरह से उस पर्दे पे आपतित होंगे। वो अपन ने पर्णिका लगा रखी है, फॉइल लगा रखी है, अल्फा पार्टिकल यहाँ पे अपन उस पे आपतित करवा रहे हैं। इसके बाद में जो हमारा वहाँ पे पर्दा है, उस पर्दे पे प्रति एकांक क्षेत्रफल
कितने अल्फा पार्टिकल थीटा एंगल पे प्रकीर्णित हो रहे हैं, ये हमें पता करना है। इसके लिए हमने पता क्या कर रखा है, पहले से हमने थीटा और बी के बीच एक रिलेशन पता कर रखा है। तो देखो इसको मैंने थोड़ा सा रीअरेंज किया है, यहाँ से यहाँ पे आया हूँ मैं। इस जगह पे एक ई लिखा है मैंने, तो ई बहुत सिंपल सा हम जानते हैं कि अल्फा पार्टिकल की एनर्जी काइनेटिक एनर्जी से अपन ने इसको रिप्लेस कर दिया है। तो हाफ mv² यहाँ है, तो इस हाफ mv² की जगह मैंने ई लिख दिया है, तो ये कोई दिक्कत वाली बात नहीं होनी चाहिए। फिर मैंने बी लिख दिया है, बी को मैं पता करने के लिए मैंने ई नीचे ले आया मैं और kz d² ऊपर रहेगा। ये एक फॉर्मूला है, इस फॉर्मूला को मैं ए इक्वेशन नाम दे देता हूँ। फिर अपन बात करते हैं प्रकीर्णन परिक्षेत्र। अब ये यहाँ पे एक नई चीज़ आई है, प्रकीर्णन परिक्षेत्र। ये आप हमेशा ध्यान रखिए, जहाँ पे भी स्कैटरिंग का केस आएगा फिजिक्स में, जब तक आप पढ़ रहे हो फिजिक्स और स्कैटरिंग का केस जब तक आएगा, स्कैटरिंग वर्ड आएगा, तो उस जगह पे ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ आ जाती है, स्कैटरिंग क्रॉस सेक्शन। स्कैटरिंग क्रॉस सेक्शन, तो ये क्या चीज़ है भाई, ये है अपने पास सिग्मा से इसको रिप्रेजेंट करते हैं अपन, और ये है कि ये एक ऐसा क्षेत्र है जिसमें पार्टिकल जाएगा तो वो थीटा या थीटा से अधिक एंगल पे प्रकीर्णित होगा। तो अगर यहाँ पे नीचे हमने लिखा है कि अगर संगत प्राचल बी हो तो प्रकीर्णन परिक्षेत्र पाई b² से दिया जाता है। ये कैसे आया अपने पास, इसके लिए एक छोटा सा डायग्राम देखो मैं यहाँ पे बना दे रहा हूँ कि ये अपना न्यूक्लियस है बाय द वे, और ये मैंने इसको एक लाइन के अंदर इंक्लूड कर लिया है जस्ट फॉर रेफरेंस के लिए। और फिर हम यहाँ से अल्फा पार्टिकल को आपतित करवा रहे हैं। हमने कहा कि ये बी है अपने पास, पैरेलल नहीं बनी है तो थोड़ा सा ठीक है, और ये यहाँ से इस तरह से थीटा एंगल पे प्रकीर्णित हो गया। अब अपन जानते हैं कि अभी अभी हमने देखा है कि इससे कम अगर अल्फा पार्टिकल इससे पास में आएगा तो थीटा बढ़ के ही आएगा। अपन ने देखा था ना कि जैसे जैसे बी बढ़ता है वैसे वैसे थीटा का वैल्यू कम होता जाता है, तो जैसे जैसे बी घटेगा वैसे वैसे थीटा का वैल्यू बढ़ता जाएगा, एक ही बात है। तो इस एरिया के अंदर अगर मैं ये एक एरिया कह दूं, इस फॉइल पे एक एरिया में इस तरह का एरिया क्रिएट कर दूं जिसकी रेडियस तो है बी, ये इस तरह से पड़ा है ना फॉइल, और इस पे यहाँ पे वो अपन न्यूक्लियस कह रहे हैं, और इसके चारों तरफ मैंने एक एरिया बना दिया पाई b²। तो पाई b² अपने पास में एक ऐसी सिचुएशन हो गई, ये वाला एरिया जो है वो ऐसी सिचुएशन हो गई जहाँ पे पार्टिकल अगर जाएगा तो वो थीटा या थीटा से अधिक एंगल पे ही प्रकीर्णित होगा, स्कैटर होगा। तो ये हम कहते हैं स्कैटरिंग क्रॉस सेक्शन, इसको हम सिग्मा से रिप्रेजेंट करते हैं। अच्छा, अब अपन आ जाते हैं फाइनल अपने डेरिवेशन पे। तो डेरिवेशन में अपन सबसे पहले क्या ले रहे हैं, देखो तीन चीजें हम ले रहे हैं। फॉइल की मोटाई हमने ली है t, और प्रति एकांक आयतन परमाणुओं की संख्या जो फॉइल में, जो भी अपना फॉइल है चाहे वो सोने का है या एल्यूमिनियम का है या कुछ भी है, उसमें प्रति एकांक आयतन परमाणु की संख्या n है और प्रकीर्णन परिक्षेत्र पाई है, सिग्मा है सॉरी। और अगर हम इससे ये निकालें कि थीटा एंगल पर, अब मैं इसमें लिख रहा हूं थीटा कोण से प्रकीर्णित अल्फा कणों की कुल संख्या, अल्फा कणों की कुल संख्या ये अपने पास आएगी, देखो ये आएगी n सिग्मा। मतलब जितने भी अल्फा कण इसमें से जा रहे हैं, जितने भी एरिया पे ये जा रहे हैं, उनमें से ये परिक्षेत्र के साथ में या फिर थीटा कोण से प्रकीर्णित होने वाले अल्फा कणों की कुल संख्या nt इंटू सिग्मा हो जाएगा। कैसे हुआ ये कि n मोटाई है अपने पास में, है ना। यहाँ पे अगर अपन पर्णिका का एग्जाम्पल लें तो लेट सपोज कि ये है अपनी पर्णिका, ठीक है, ये इसकी मोटाई है, ठीक है, और ये यहाँ पे मैंने ऐसे ले लेते हैं, तो यहाँ पे मैंने वो सिग्मा परिक्षेत्र बना दिया है, दिस इज सिग्मा परिक्षेत्र। तो इसके अंदर यहाँ से जो पार्टिकल इस एरिया में जो अल्फा पार्टिकल जाएंगे वो सारे थीटा एंगल या थीटा से ज़्यादा ही स्कैटर होंगे। लेकिन अब अपने को ये देखना पड़ेगा कि सिर्फ यही नहीं है ना, इसके अंदर ये पूरा का पूरा एरिया जो है, इसके अंदर ये पूरा सिलेंड्रिकल जो एरिया इसमें कवर होगा, वो सारे के सारे जो वहाँ पे न्यूक्लियस है वो सारे स्कैटर करेंगे अपने को, है ना। तो अगर अपन देखेंगे यहाँ से तो ये तो हो गया अपने पास में पाई सिग्मा, और यहाँ पे अगर t से इसको मैं मल्टीप्लाई कर दूँ जो इसका ये है, तो ये आयतन हो जाएगा इसके अंदर जो न्यूक्लियस है उनका, है ना, उनका जो है मेरी बात समझो, ये है सिग्मा और t। तो सबसे पहले मैं सिग्मा इंटू टी अगर करूँ, सिग्मा है पाई r² या पाई b², तो ये सिलेंडर का आयतन हो गया ना, तो ये इस पूरे मटेरियल का आयतन हो गया। अब इतने आयतन में कितने पार्टिकल्स हैं, एकांक आयतन में अगर n पार्टिकल है तो इसमें कितने पार्टिकल होंगे अपने पास, n पाई² इंटू टी, यही लिखा है देखो मैंने यहाँ पे n t इंटू सिग्मा,
ठीक है। तो इतने न्यूक्लियस वहां पे होंगे, इतने न्यूक्लियस होंगे, तो फिर बाद में इतने ही अल्फा पार्टिकल्स उनसे क्या होंगे, प्रकीर्णित होंगे। अपने को ये चीज यहाँ पे, तो ये वो अल्फा पार्टिकल्स की संख्या है जो टोटल में से क्या होगी, थीटा या थीटा से ज्यादा कोण पे प्रकीर्णित होगी। ये वो पार्टिकल्स की संख्या है, जो ये फ्रैक्शन है वो या अनुपात है जो टोटल अल्फा पार्टिकल्स में से निकल के जाएगा थीटा या थीटा से अधिक कोण के लिए। मेरी बात एक समझ में आ गई होगी आई थिंक। एक बार वापस सुन लो इस चीज को कि f उस फ्रैक्शन का या उस अनुपात का मान है जिसमें पार्टिकल जाएगा थीटा या थीटा से अधिक कोण पे स्केटर होके। मतलब आएंगे तो इसमें बहुत सारे पार्टिकल्स इस तरह से, बहुत एक पूरा का पूरा पुंज जाएगा, लेकिन उनमें से थीटा या थीटा से अधिक पार्टिकल्स कौन से जाएंगे, सिर्फ इतने नंबर ऑफ पार्टिकल्स जो है वो थीटा या थीटा से अधिक कोण पे स्केटर होके जाएंगे। इसलिए इसको फ्रैक्शन लिखा है अपन ने f से। ठीक है। अब देखो यहाँ पे मैं इसको थोड़ा और एक्सपेंड कर देता हूँ, तो ये हो जाएगा पाई b स्क्वायर, और b का वैल्यू हमने पहले ही निकाल लिया है, तो ये अपने पास आएगा, देखो n इंटू टी तो है ही है, और k z e स्क्वायर अपॉन e, पाई भी लिख दूँ क्या यहाँ पे, ये पाई भी लिख दिया, b स्क्वायर का वैल्यू लिख रहे हैं अपन, इसको मैं कोष्टक में बंद कर लेता हूँ, k z e स्क्वायर एंड कोट थीटा बाय 2, कोट थीटा बाई 2, और इसका स्क्वायर। अब एक बार के लिए ये पाई क्योंकि यहाँ पे, तो k को भी हमें पूरा लिखना पड़ेगा, तो एन टी पाई तो है ही अपनी जगह पे, और k की जगह मैं लिख देता हूँ 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, तो 1/4 का तो हो जाएगा अपने पास में 16 है ना, तो 1/16 पाई स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर इंटू जेड स्क्वायर ई की पावर 4 ओवर ई स्क्वायर इंटू कोट स्क्वायर थीटा बाय 2। ठीक है, एक पाई से एक पाई कैंसिल कर दो, तो ये निकल के आएगा अपने पास एन टी पाई, पाई तो गया, तो ये हो जाएगा एन टी जेड स्क्वायर ई की पावर 4 तो ऊपर रह गया, और नीचे बच गया अपने पास 16 पाई एप्सिलॉन नॉट ई एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर ई स्क्वायर एंड कोट स्क्वायर थीटा बाय 2। ये अपने पास हो गया। अब अगर अपने को ये पता करना है कि ये तो अपने पास हो गया f, अगर अपने को पता करना है कि थीटा 2 थीटा प्लस डी थीटा रेंज में कितने पार्टिकल्स हैं, रेंज में पार्टिकल्स थीटा से थीटा प्लस डी थीटा में कितने पार्टिकल्स है, वो रेंज अगर अपने को पता करनी है, तो हमने स्टैटिस्टिकल फिजिक्स में ऐसा काम पहले भी कर रखा है कि हम इस क्वांटिटी का, अगर ये तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स हो गए, अगर इसका अपन डिफरेंशिएशन कर दें, अगर इसका डिफरेंशिएशन कर दें, पहले मैं डिफरेंशिएशन करता हूँ फिर इसको बताता हूँ, तो डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये बन जाएगा df, और यहाँ पे n t z स्क्वायर ई की पावर 4 अपॉन 16 पाई एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर इंटू ई स्क्वायर, और इसका जब अपन डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये अपने पास आएगा, अगर इसका अपन डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये अपने पास आएगा कोट का, पहले कोट स्क्वायर का तो 2 कोट थीटा बाई 2, और फिर कोट का, तो कोट का माइनस होता है तो माइनस कोसेक स्क्वायर थीटा बाय 2। ठीक है, ये अपने पास होगा। फिर थीटा का और होगा, थीटा का होगा तो इसमें 1/2 और निकल के एक आएगा अपने पास, तो ये 1/2 यहाँ पे आ गया। ठीक है, ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो कुछ इस तरह से ये बच जाएगा। और हाँ, फिर डी थीटा क्योंकि टोटल डिफरेंशिएशन अपन ने किया है। तो ये df अपने पास क्या है, ये df अपने पास है थीटा से थीटा प्लस डी थीटा रेंज में पार्टिकल्स कितने स्केटर होंगे, वो संख्या अपने पास आ गई। अच्छा, अब देखो ये जो चीज़ है अपने पास कि df अपन ने निकाल लिया। अब यहाँ पे एक माइनस हो रहा है, माइनस क्या डिनोट करता है, माइनस डिनोट करता है कि थीटा इंक्रीज होने पे f जो है वो डिक्रीज होगा, f जो है वो क्या है, डिक्रीज होगा। ये प्रैक्टिकल जो रिजल्ट्स हैं उनके लिए अपन बता रहे हैं कि भाई अगर आप जैसे जैसे थीटा को इंक्रीज करोगे वैसे वैसे वो फ्रैक्शन ऑफ जो नंबर ऑफ पार्टिकल्स है वो धीरे धीरे कम हो जाएगा। अच्छा ठीक है, अब अपन नेक्स्ट बात करते हैं अपने टारगेट की और मूव करते हैं अपन। ये तो नंबर ऑफ पार्टिकल आ गए, थीटा से थीटा प्लस डी थीटा फ्रैक्शन जो जा रहा है वो है ये। अब अपन बात करते हैं कि अगर ये जो अपना ये यहाँ पे फॉइल लगा रखा हमने, जो भी
फॉइल लगा रखी है, पर्णिका जो लगा रखी है, टी मोटाई की जो हम कह रहे हैं, और इससे r डिस्टेंस पे मान लो हमने डिटेक्टर लगा रखा है। ये r डिस्टेंस पे डिटेक्टर है या पर्दा है, आप इसको कुछ भी मान लो, इस तरह से ये पर्दा लग रखा है। अच्छा, अब यहाँ से देखो एक अल्फा पार्टिकल मान लो जा रहा है यहाँ पे, तो ये थीटा एंगल पे देखो हमने इसको यहाँ पे बताया है। अच्छा, अगर थीटा प्लस डी थीटा एंगल पे जा रहा है तो ये यहाँ पे बताया। तो इस तरह से जितने भी पार्टिकल्स जो है वो अपने पास में आएंगे, जैसे पर्दे की अगर अपन बात करें, जैसे ये अपने पास है, ठीक है। अब अगर अपन इसकी बात करें कि यहाँ पे ये पर्दा लगाया हुआ है, तो एक अल्फा पार्टिकल यहाँ है जो थीटा पे, एक यहाँ पे। तो अब यहाँ पे जो फॉइल है उससे एक पूरा का पूरा इस तरह से वृत्ताकार पथ पे ही तो जाएगा वो, इस तरह से कि यहाँ से लेके और यहाँ पे ये पाई बी स्क्वायर हो गया जो हमने अभी अभी बात की थी, है ना। और ये इसके ऊपर ये रेंज हो गई, ये वो रेंज है जिसमें थीटा प्लस डी थीटा, थीटा से थीटा प्लस डी थीटा की जो पार्टिकल है वो यहाँ पे आके और आपतित होंगे, डिटेक्टर उसको यहाँ पे देखेगा। तो ये हमारा वो एरिया है जहाँ पे टोटल पार्टिकल्स थीटा से थीटा प्लस डी थीटा की रेंज में आ रहे हैं। अब हमें क्या निकालना है, हमें प्रति एकांक क्षेत्रफल जो थीटा से थीटा प्लस डी थीटा के जो पार्टिकल्स हैं, अल्फा पार्टिकल्स, उनकी संख्या पता करनी है। तो सबसे पहले हमें प्रति एकांक पता करने से पहले इस पूरे का क्षेत्रफल तो पता करना पड़ेगा ना, है ना, तभी तो हम उसका भाग लगाएंगे और फिर हमें मिल जाएगा। ये फ्रैक्शन तो हमने पहले ही निकाल लिया है और अब अपन क्षेत्रफल निकाल लेंगे। तो देखो क्षेत्रफल के लिए हम क्या करें यहाँ पे कि अगर ये अंदर वाला वृत्त अगर अपन बात करें, अगर ये डिस्टेंस r है और ये थीटा है, तो ये अंदर वाले वृत्त की त्रिज्या क्या हो जाएगी, r sin थीटा हो जाएगी, ठीक है। और ये वलय जो बन रहा है, इस वलय की चौड़ाई क्या हो जाएगा, r d थीटा। ये कहाँ से आ गया, देखो ये है कोण और ये है चाप यहाँ पे, तो चाप बराबर अपने पास त्रिज्या इंटू कोण होता है, तो r d थीटा हो गया यहाँ पे। तो मैं ये क्या कहूँगा कि इस वलय का क्षेत्रफल, है ना, शॉर्ट में लिख रहा हूँ मैं एक बार इसको, ये वैसे अपने को पूरा लिखना पड़ेगा, PDF जो सेंड करूंगा उसमें पूरा लिखा हुआ मिल जाएगा आपको। तो वलय क्या है, वलय ये बता रहा है हमें कि थीटा से थीटा प्लस डी थीटा जो डिटेक्ट कर पा रहा है डिटेक्टर, उस रेंज का क्षेत्रफल क्या होगा टोटल। तो वो वलय का क्षेत्रफल क्या होगा, एक तो होगा 2 पाई r की जगह मैं क्या लिख रहा हूँ 2 पाई r sin थीटा, 2 पाई r sin थीटा, और इनटू अपने पास क्या है, इनटू है r d थीटा, इनटू अपने पास क्या हो गया r d थीटा जो चौड़ाई है अपने पास में। तो ये कुल मिला के अपने पास क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 2 पाई r स्क्वायर साइन थीटा एंड डी थीटा। अब देखो एक्चुअल में हमारे पास जो फॉर्मूला है उसमें सब थीटा बाई 2 के फॉर्मेट में, इसलिए इसको भी थीटा बाई 2 फॉर्मेट में डालना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा पाई r स्क्वायर साइन थीटा बाई 2 एंड कोस थीटा बाई 2 एंड डी थीटा, ठीक है। तो ये अपने पास क्या हो गया, क्योंकि फॉर्मूला क्या होता है अपने पास, साइन 2 थीटा का फॉर्मूला होता है ना, 2 साइन थीटा कोस थीटा। तो अगर यहाँ पे सब जगह मैं थीटा बाई 2 कर दूंगा तो ये तो थीटा हो जाएगा, ये थीटा बाई 2 हो जाएगा और ये थीटा बाई 2 हो जाएगा। तो ये फॉर्मूला यहाँ मैंने रखा है, इसको इक्वेशन नंबर दे दो आप, ये दे दो इक्वेशन नंबर B, ये दे दो इक्वेशन नंबर C। अब फाइनली हम आ जाते हैं अपने फाइनल स्टेप पे आते, तो एन थीटा निकाल रहा हूँ मैं। एन थीटा होगा अपने पास NI इंटू DF और ओवर अपन कह देंगे इसको DS, इसको DS नाम दे देता हूँ मैं, तो ये DS। अब यहाँ पे अपने पास एक ही क्वेश्चन आना चाहिए, NI क्या आ गया। NI जो है वो टोटल नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल्स है, जो उस पर आपतित करवा रहे हैं ना हम, टोटल नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल्स, वो अपने पास क्या है, NI है। NI को इस फ्रैक्शन से मल्टीप्लाई कर दूंगा ना तो मुझे मिल जाएंगे थीटा से थीटा प्लस डी थीटा के जो पार्टिकल्स हैं वो मिल जाएंगे मुझे। तो NI इंटू DF फ्रैक्शन मल्टीप्लाई हो गया, DS अपने पास बट्टे में आ गया। जो चीज़ें हमारे पास है उनके मान रख दो, तो NI तो वही रहेगा। और ये अपने पास देखो मैंने यहाँ पे मापांक लिया है, तो मुझे कम ज़्यादा होने से मतलब नहीं, मुझे न्यूमेरिकल मान चाहिए, तो इसलिए अपन ने इसको ले लिया NT Z स्क्वायर e⁴ ओवर 16, थोड़ा सा इसमें बराबर यहाँ लगा देते हैं, तो ये हो गया, और ओवर बट्टे 16 पाई एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर ई स्क्वायर, एंड ये हो जाएगा कोट थीटा बाई 2 एंड कोसेक स्क्वायर थीटा बाई 2 एंड डी थीटा अपॉन में अपने पास ये आ जाएगा पूरा ये वाला, तो ये हो जाएगा 4 एंड पाई r स्क्वायर साइन थीटा बाई 2 एंड कोस थीटा बाई
टू डी थीटा। ये डी थीटा से डी थीटा सबसे पहले हटा दो आप। ये देखो 4 यहाँ आएगा तो ये 64 हो जाएगा, ये पाई स्क्वायर हो जाएगा, ये एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर है ही है और ये आर स्क्वायर है ही है। तो इन सारी चीज़ों को एक साथ मैं लिख देता हूँ। देखो सबसे पहले तो एन आई एन टी को तो कोई वैसे भी प्रॉब्लम नहीं है। फिर अपने पास आता है जेड, फिर ई स्क्वायर, फिर नीचे लिख देता हूँ मैं 8 एंड पाई एंड एप्सिलॉन नॉट एंड ई एंड आर, इन सब का होल स्क्वायर। देखो ई जेड स्क्वायर ई की पावर 4 एंड 16 इंटू 4 64 हो जाएगा, तो 8 का स्क्वायर होता है वो, एंड पाई स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर ई स्क्वायर एंड आर स्क्वायर, ये सब हो गया। अब देखो इसको सोल्व करना है अपने को, ये जो अपने पास में ट्रिग्नोमेट्रिक क्वांटिटीज़ है, तो मैं कोट थीटा को लिख देता हूँ साइन थीटा बाई 2 ओवर कोस थीटा बाई 2। नीचे एक साइन थीटा बाई 2 पहले से है, एक कोस थीटा बाई पहले से है, सॉरी साइन थीटा कोस थीटा थोड़ी होता है, कोट तो होता है कोस थीटा बाई 2 बाय साइन थीटा बाई 2 इंटू नीचे साइन थीटा बाई 2 एक पहले से है एंड कोस थीटा बाई 2 भी एक है, और ऊपर अपने पास है कोसेक स्क्वायर थीटा बाई 2। अब देखो कोस से कोस कट जाएगा, नीचे साइन स्क्वायर बच जाएगा। तो देखो नीचे साइन स्क्वायर है, साइन स्क्वायर ऊपर आके क्या हो जाता है कोसेक स्क्वायर ऊपर एक ऑलरेडी है, तो अपने पास ये क्या हो जाएगा एन आई एन टी जेड ई स्क्वायर ओवर 8 पाई एप्सिलॉन नॉट ई आर का होल स्क्वायर इंटू कोसेक की पावर 4 थीटा बाई 2, दैट इज एन थीटा। ये अपना 3 क्लासेस को मिला के ये अपना एक स्केटरिंग फॉर्मूला निकल के आता है। और हमने जो स्टार्टिंग में बात किया था, जो फेमस अपना एक फॉर्मूला है जिसको अपन कहते हैं फेमस जो एक्सपेरिमेंट है रदरफोर्ड स्केटरिंग, उस स्केटरिंग के पीछे इतनी लंबी चौड़ी थ्योरी है। ये हमने पहले दिन सिलेबस जब किया था तब बताया था ना मैंने कि हमने तो उसको बहुत सिंपल लेवल पे करके छोड़ दिया था कि एक ऐसा नाभिक नाम की एक नई चीज़ होती है और उसके 3-4 एज्यूम्शंस उसने बता दिए थे, लेकिन उसके पीछे का मैथमेटिक्स ये है भाई, है ना। और ये लास्ट में एक फॉर्मूला निकल के आता है जो हमें थीटा एंगल पे प्रकीर्णित होने वाले प्रति एकांक क्षेत्रफल जो अल्फा पार्टिकल्स है उनकी संख्या प्रदान करता है। ठीक है, अब इससे क्या क्या रिजल्ट्स और निकलते हैं और क्या क्या इसके जो कॉन्सिक्वेंसेज हैं इस फॉर्मूला के, कुछ न्यूमेरिकल्स हैं, वो अपन अगली कक्षा में करेंगे।